नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में ईसाई समुदाय के प्रति कथित नफरती भाषण से जुड़े एक हालिया अदालती मामले की। जी। मामला है अशोक बाबू चेगुडी और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं का। हाँ। उन्होंने शिव शक्ति फाउंडेशन, हिंदू जनशक्ति और राधा मनोहर दास नाम के एक व्यक्ति पर नफरत फैलाने और पवित्र बाइबल के अपमान के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ये आरोप पिछले साल 1 सितंबर 2024 के एक कार्यक्रम से जुड़े हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ। और एक और बात, पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। हाँ, ये भी एक पहलू था इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अदालत के अंदर आखिर हुआ क्या और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गए थे ना? हाँ, बिल्कुल। पहले वो हाई कोर्ट ही गए थे, लेकिन मार्च में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि वो भ्रामक है, मिसकंसीव्ड है। अच्छा, भ्रामक क्यों? कोर्ट का ये कहना था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी अस्पष्ट है, बहुत सामान्य किस्म के हैं, कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, ऐसा कोर्ट ने माना। और हाई कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि अगर कोई विशिष्ट कोई खास आपराधिक घटना हुई है तो याचिकाकर्ता कानून के मुताबिक अलग से प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने मेरिट पर, आरोपों की सच्चाई पर बात नहीं की, बस तकनीकी आधार पर कहा कि याचिका ठीक से नहीं बनी है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मेरिट पर कोई फैसला नहीं दिया, बस ये कहा कि याचिका इस रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है, प्रक्रिया में कमी बताई एक तरह से। ठीक है। इसके बाद फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी। वहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तो काफी गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ, आरोप गंभीर थे। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष ने खुलेआम अनुयायियों को बाइबल पर पेशाब करने और फिर उसे रौंदने तक उकसाया। जी, ये आरोप लगाए गए थे। और ये भी कि मंच से क्रॉस और क्रूसिफिक्स पर भी कुछ टिप्पणियां की गईं। हाँ, ये बातें सामने रखी गईं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की गंभीरता पर कोई टिप्पणी की या उनका ध्यान कहीं और था? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता या मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उनका पूरा ध्यान प्रक्रिया पर था, प्रोसीजर पर। बेंच ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या स्थानीय पुलिस या एसपी से शिकायत की गई थी। जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि हाँ, शिकायत तो की गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई, पहला कदम तो ये होना चाहिए कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की जाए। हाँ, मुझे याद है जस्टिस कांत ने साफ कहा था, एक अभियोजन दायर करें, फाइल अ प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल सही, यही कहा उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि देखिए, एक स्थापित कानूनी प्रक्रिया है, एक पदानुक्रम है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो आमतौर पर आपराधिक मामलों में सुनवाई का पहला पॉइंट होता है, उसे पहले मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी लीगल हायरार्की का पालन करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर मजिस्ट्रेट के अदालत संज्ञान नहीं लेती या आपको लगता है कि उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत। हाई कोर्ट निचली अदालतों के काम की निगरानी कर सकता है। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में वो इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को पूरी तरह खारिज नहीं किया? नहीं, खारिज नहीं किया, बस ये कहा कि अभी ये मामला सुनने का सही समय या सही स्टेज नहीं है, पहले निचली अदालतों में जो प्रक्रिया है उसे पूरा करे। समझ गया। और केस का नाम है अशोक बाबू चेगुडी एट जोशुआ डैनियल और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, डायरी नंबर 17,352-2025। जी। तो ये जो फैसला है, ये सिर्फ इसी केस के लिए महत्वपूर्ण है या इसका नफरती भाषण जैसे मामलों से निपटने के तरीके पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मामला कानूनी प्रक्रिया के महत्व को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मामला चाहे कितना भी संवेदनशील क्यों न लगे, कितना भी गंभीर क्यों न लगे, जो स्थापित कानूनी रास्ता है उसका पालन करना जरूरी है। शिकायतें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी चाहिए, मजिस्ट्रेट से शुरू होकर। ये एक तरह से न्याय प्रणाली के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करता है। सही कहा। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो कथित नफरती भाषण जैसे गंभीर मुद्दे हैं, जिनमें लगता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की जो जरूरत है,
इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये तो है। जब अर्जेंसी वाली शिकायतों का सामना एक तयशुदा संरचित कानूनी रास्ते से होता है तो क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं? हाँ। ये एक विचार करने वाली बात है। बिल्कुल, एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।